बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। तूफान कितना दूर, भारत में तबाही, मौलाना का हुकूमत से सवाल, मिशन मवेशी मंडी और फ्लोट मेले का आगाज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफान बिपरजॉय की, जो कि मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर तरीन तूफान बन गया। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। समंदर का पानी बदीन और ओरमाड़ा के साहिली इलाकों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की जनूबी सिंध को वार्निंग जारी, कराची वाले होशियार, समुद्री तूफान से क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल होगी। तूफान कराची के साहिल से 500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के गिर्द 140 ता 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। 35 से 40 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। कराची में मुतवक्के तूफानी बरसात के बावजूद मौसर पेशगी इक़दामात इल्तिवा का शिकार है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर तरीन तूफान बन गया। विपरीत तूफान का पानी और माड़ा में दाखिल दीगर साहिल भी मुतासर। तूफान के बाइस पाकिस्तानी साहिली इलाकों में बेचैनी, पेशगी हंगामी इक़दामात, हुकूमत की तैयारियां, हिदायत जारी। तूफान शुमाल मशरक़ की जानिब मुड़कर जनूब मशरक़ी सिंध के इलाके केटी बंदर से टकराएगा। तूफानी बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इंडिया और पाकिस्तान की कोस्ट जहाँ पे मिलती है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इसका लैंडफॉल का ट्रैक बन रहा है, जो कि 15 तारीख को आफ्टरनून में लैंडफॉल करेगा। मुतवक्का तूफानी बरसात के पेश नजर वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद इंतजामी इक़दामात ताख़ीर का शिकार हैं। शहर में 38 बड़े और 500 छोटे बड़े नालों पर तजावुज़ात और कचरे से भरे होने के बाइस निकासी आप के मसले का खदशा है। शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, राशिद बिनाज रोड, नागन चौरंगी समेत मुतादिद शाहराहें तालाब बनेंगी। मुतादिद नशेबी इलाके डूबने का खतरा है। कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद जिला जुनूबी में महदूद पैमाने पर बिल बोर्ड हटा दिए गए। शाहराह फैसल समेत दीगर अजला में भारी भरकम बिल बोर्ड हटाने के इक़दामात इल्तवा का शिकार हैं। बिल बोर्ड, साइन बोर्ड हादसात का सबब बन सकते हैं। तूफानी हवाओं और बरसात के पेश नजर शहर में 578 इमारतें मखदूज करार दी गई हैं। इमारतों में से 70 इंतहाई खतरनाक इमारतें फौरी तौर पर खाली कराने के भी अहकामात दिए गए हैं, जिस पर अमल दरामद के लिए इक़दामात सुस्त रवि का शिकार हैं। सिंध हुकूमत ने कराची समेत 8 अजला के डिप्टी कमिश्नर से मुमकिन मुतासर इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए तफसीलात मांग ली। मुतल्लिका DCs को खत अरसाल किया गया है, जिस पर रिलीफ कैंप्स की तफसीलात मांगी गई हैं। समुद्री तूफान कराची नहीं आएगा, लेकिन बिपरजॉय शहर कायद पर जोरदार असर दिखाएगा। शदीद बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान कराची की तरफ नहीं बढ़ रहा। बिपरजॉय का रुख शुमाल मगरिब की तरफ हो गया है। साइक्लोन भारतीय गुजरात की तरफ जाएगा। ठट्ठा की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा। ठट्ठा का इलाका कराची की निस्बत ज्यादा मुतासिर होगा। तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश का इम्कान है। 15 और 16 जून को कराची में भी कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। हमारा जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट का जो साहिली पट्टी है, वहाँ के करीब से गुजरेगा, तो जाहिर है वो इलाका फिर कराची की निस्बत ज़्यादा मुतासर होगा। वहाँ पर तेज़ हवाएं और ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है। 15 और 16 को कहीं पर दरमियानी और कहीं पर तेज़ बारिश मुतवक्की है कराची में। कराची के साहिल की तरफ नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस तो उसका वैसे कम हुआ है, उसमें सिग्निफिकेंटली उधर वेस्ट की तरफ नहीं गया है, बस स्लाइटली थोड़ा सा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हुआ है। फिर ये रिकर्व होगा शुमाल मशरिक की जानिब, इंडियन गुजरात की तरफ। खबरों में अब आगे देखिए। मैं कराची कौन किसका साथी। समंदरी तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए पाक फौज अलर्ट। कोर कमांडर कराची ने रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस की। DG रेंजर सिंध और GCO हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान शरीक हुए। मुतालिका जिम्मेदारान ने कोर कमांडर कराची को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर ने बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। कहा, अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
मुमकिना तूफान बिपोरजॉय के असरात साहिली पट्टी पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं। कैटी बंदर के समंदर में तुगयानी यूसी महल के 2 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। गोट रईस अहमद अली जट और गोट हयात जट में पानी दाखिल हो गया है। देहातों में पानी दाखिल होने से मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। समंदरी तूफान बिपोरजॉय से मुकाबला पाक फौज के दस्ते मैदान में उतर आए हैं। तमाम गैरेजन्स को हिदायत कर दी गई। साहिली पट्टियों से गैर महफूज आबादियों के इनखला में सिविल इंतजामिया की मदद की जाएगी। समंदरी तूफान बिपोरजॉय से निपटने के लिए पाक फौज के अहलकार मैदान में निकल आए। पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते बदीन, ठट्टा, हैदराबाद और कराची में तैनाती के लिए रवाना मुमकिन तबाही और हादसा से बचाने और फंसने वाले शहरियों को रेस्क्यू करेंगे। तमाम गैरिजन्स को अवाम की भरपूर इमदाद और रेस्क्यू की हिदायत जारी कर दी गई। साहिली पट्टियों से गैर महफूज आबादियों के इनखला में सिविल इंतजामिया की मदद की जाएगी। मजमूई तौर पर ठट्टा, सजावल और बदीन से तकरीबन 90,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना है। कराची में 40 से ज्यादा इमारत भी खतरात के पेश नजर फौरी तौर पर इनखला के लिए शनाख्त कर ली गई हैं। हर तरह के नुकसानात की रोकथाम और आवाम की भरपूर इमदाद के लिए पाक फौज सफ़े अव्वल में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। तूफान से कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा मौजूद है। हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अवलिन तरजीह 60,000 से ज्यादा आबादी का इनहला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कैटी बंदर के दौरे के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा तमाम मुंतखब अफराद और अरकान असम्बली की भी ड्यूटियां लगाई हैं। अगले 3-4 दिन बहुत अहम है। क्लाउड ब्रस्ट जैसी सूरत हाल है। कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की गई है। इस दौरान शहरी सफर ना करें, जहां हो वहीं रुक जाएं। कराची में 70 इंतहाई खतरनाक इमारतों से लोगों को निकाला जाएगा। 14 जून से तामीरात रोक दी जाएं। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट वो आई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकते हैं। हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। मैंने अपने जो MPAs हैं बदीन, ठट्टा और सिजावल के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के MPAs को कहा है कि आपको बजट सेशन में अगले 2 दिन आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। तेज़ हवाएं चले और तेज़ बारिश हो, बिला वजह घर से ना निकले, इसलिए कि वो नुकसान दे सकता है। 14 और 15 ये 2 दिन ज़्यादा सीवियर हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। और अब सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तूफ़ान से निपटने की तैयारियों पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट पर बताया कि वज़ीर आला की क़यादत में सिंध हुकूमत ने जो इंतज़ामात किए हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। मैंने सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इंशाअल्लाह हम अवाम के ताउन से इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। भारत में गुजरात के साहिल पर समुद्री तूफान बिपोरजॉय के असरात के खतरनाक मनाजिर। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए हैं और गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह और मुत्तसिल साहिली इलाकों से लोगों की नकले मकानी शुरू करवा दी गई है। समंदरी तूफान बिपोरजॉय से भारतीय समंदर में तुगयानी बुलंद तूफानी लहरों ने साहिल पर खड़े लोगों को निगल लिया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों की नजर हो गए। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र और गुजरात के साहिलों पर गहरे स्याह बादलों के डेरे वायरल फुटेज में नुमाया हैं। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह और मुत्तसिल साहिली इलाकों से लोगों को इनखला करवाना शुरू कर दिया गया है। गुजरात के इलाके कच्छ में अलर्ट जारी किया जा चुका है। 56 ट्रेनें आज से बंद कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में JUI गवर्नर के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की बगावत। हुकूमती इत्तेहादी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से नाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सूबाई रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे पर गवर्नर राज नाफिज है, गुलाम अली को हटा दें और हमारे हाथ खोल दें। इत्तेहादी हमारे कारकुनों पर भी राज कर रहे हैं, ये इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं और कारकुन मुंह देख रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के साबिक MPA निघत औरकज़ई ने भी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के नाम पैगाम जारी करते हुए गवर्नर गुलाम अली को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हम गवर्नर राज नहीं मानते, जियालों पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद हैं, गुलाम अली को हटाया जाए।
FB एरिया के तालीमी बाग में आग किसने लगाई? पीपल्स पार्टी और MQM के एक दूसरे पर इल्जामात। PPP रहनुमा शहला रजा ने MQM पर इल्जामात की बौछार कर दी। बोली कि MQM के एक मेंबर ने आकर मुझसे कहा कि सेफ हाउस को मत खोला जाए। MQM वालों ने कहा कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ दफ्तर खोलेंगे तो झगड़ा होगा। इतवार की सुबह को कोई शख्स आया, ताला तोड़कर केमिकल स्प्रे करके आग लगाई। तर्जुमान MQM का कहना है कि पीपल्स पार्टी की वजीर की जानिब से इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं और सूबाई वजीर अपनी आदत से मजबूर होकर इल्जाम तराशी की बजाय तफ्तीशी इदारों को शफाफ तरीके से तहकीकात करने दें। सूबाई वजीर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपनी नाअहली छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। मेयर कराची का इंतखाब हाफिज नईम या मुर्तज़ा वहाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मेयर के लिए हाफिज नईम की हिमायत का ऐलान कर दिया। बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की जानिब से मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया जा चुका है। पार्टी हिदायत पर तमाम अरकान को हाफिज नईम रहमान को वोट देना है। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बयान में इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी हर हाल में मेयर का इलेक्शन चोरी करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने पहले रोज से मुंतखब अरकान को दबाव में लाने की कोशिश की है। मुंतखब अरकान को वफादारी तब्दील करने के लिए अगवा किया जाता रहा। इससे कबल PTI के मुंतखब 30 से जायद UC चेयरमैन का इजलास हुआ। इजलास में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम को वोट न देने का फैसला किया गया है। मेयर कराची का ताज किसके सर? हाफिज नईम और मुर्तज़ा वहाब ने मुहिम तेज कर दी। एक तरफ सियासी जालें और दूसरी तरफ कानून का सहारा। हाफिज नईम रहमान की गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने के खिलाफ केस में मुर्तज़ा वहाब ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। हाफिज नईम रहमान का सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर रद्द अमल और अमल दरामद के हवाले से खत। पीपल्स पार्टी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए PTI के 9 मुंतखब नुमाइंदों और अपने मेयर के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए गिरफ्तार करके दबाव डाल रही है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग कौन किसके संग? हाफिज नईम और सईद गनी आमने सामने। सईद गनी बोले PTI के अरकान हाफिज नईम को वोट देने पर तैयार नहीं। जमात इस्लामी के अपने अरकान भी मुखालफत कर रहे हैं। हाफिज नईम का जवाबी वार कहा PTI के चेयरमैन और सूबाई और मुकामी क़यादत ने मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करें। अगर PTI के अंदर ये एक तज़ब्ज़ुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज नईम रहमान को वोट नहीं देंगे, तो क्या भाई हमारा कसूर था? इनको वही आई है कि नहीं आएंगे लोग। इसका मतलब है कि इसके 2-3 ही तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि इन्होंने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की हो। अपनी शिकस्त को सामने देखकर हाफिज नईम रहमान ने जिस किस्म की मुनाफरत वाली, नफरत वाली, लिसानी सियासत दोबारा से इस शहर और हमारे सूबे में आगे बढ़ाने की कोशिश की, हम उसकी मजम्मत करें। इंडिविजुअल तौर पर लोगों से राब्ते करके उनकी राय बदलने की कोशिश, ये खुद इलेक्शन रूल्स के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है और इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने इल्जामात हम पर लग रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के, मुल्क तोड़ने के और पता नहीं क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम मेयर मान लें हाफिज नईम रहमान साहब। पीपल्स पार्टी अपनी रिवायती हठधर्मी के साथ कानून को, आइन को, जमहूरियत को पामाल कर रही है। ढीठ बनकर कहते हैं कि नंबर्स को इनके पूरे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कितने लोग वोट डालने। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर एक्ट को भी इस नजरसानी केस के सामने सुनने का फैसला दिया था। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर तहरीरी तौर पर एतराज़ात भी दाखिल किए थे। लार्जर बेंच की तश्कील की हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी। आज होने वाली समाअत इस हवाले से इंतहाई अहम समझी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी शामिल है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अज खुद नोटिस केस पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर
لارجر بینچ تشکیل دیا۔ 9 رکنی لارجر بینچ نے 23 فروری کو پہلی سماعت کی۔ 9 رکنی بینچ نے 23 فروری کی سماعت کے بعد ٹی روم میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 9 ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے، جسے 27 فروری کو جاری کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں بینچ کی اثر 9 تشکیل کے حکم نامے کا حوالہ دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے انتخابات از خود نوٹس کیس پر صرف 2 بینچز تشکیل دیے۔ چیف جسٹس نے پہلے 9 رکنی اور پھر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اس کیس میں کسی دوسرے نے بینچ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف اور سینٹ میں وزیر مملکت قانون نے پیش کی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد اور سہولت کاروں کو سخت سزا دی جائے۔ کی پرتشدد واقعات کی پارلیمنٹ میں گونج، ملوث ارکان کے خلاف سخت کارروائی کی قرارداد۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی۔ قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کی تھی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدیں پار کر دی۔ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ان کے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ لہٰذا ایوان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تمام عناصر کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی مکمل کی جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر کارروائی کا اختیار افواج کو حاصل ہوتا ہے۔ تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزائیں دی جائیں۔ سینٹ میں بھی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قانون کے وزیر مملکت شہادت آوان نے قرارداد سینٹ اجلاس میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد اور سہولت کاروں کو سخت سزا دی جائے۔ پاک فوج کے شہداء پاکستان کا فخر ہیں۔ یہ ایوان شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنی حکومت سے میڈیا کے ذریعے سوال، حکومت جواب دے، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ پشاور میں جے یو آئی مرکزی مجلس شورا اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس معیشت کو اگلی حکومت کیسے سنبھالے گا۔ 9 مئی کو ہونے والے واقعات تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے۔ حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے، ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک سیکولر ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ جماعت کے تمام کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ ملک کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو اثر نو منظم۔ قومی سلامتی کے امور پر بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات۔ قومی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی سلامتی کے امور پر بڑی بیٹھک ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی اور ملاقات میں قومی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ حکومت کے لیے منی بجٹ کا عندیہ دے دیا۔ کہا جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ فائنانس بل میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اگست تک ہمارے پاس وقت ہے، الیکشن بر وقت ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام اقتصادی جائزے کا وقت گزر چکا، آئی ایم ایف کی تمام پیشگی شرائط پر عمل درآمد کر لیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ ملک میں فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، نئے ٹیکس مہنگائی کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوں گے۔ آئی ایم ایف کو خود اندازہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے بڑے پرائر ایکشنز لیے، ہم ان سے ڈیلیبریشنز پہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز پہ سے موبلائز زیادہ کرنا ہے تاکہ ہم یہ اپنی سبسڈیز اور کو فنڈ کر سکیں، عام آدمی کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور اکانومی کو بوسٹ بھی دے سکیں، تو ٹیکسز تھوڑے ڈائریکٹ بڑھائے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی خود یہ کہہ رہی ہے کہ پاورٹی کی انکریز ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پاورٹی انکریز اس وقت ہوتی ہے جب انمپلائمنٹ بڑھتی ہے ریسیشن کی وجہ سے۔ ہمیں ریسیشن ختم کرنا ہے، گروتھ ریٹ بڑھانی ہے، امپلائمنٹ بڑھانی ہے، پاورٹی کم کرنا ہے۔ یہ بیسک گولز آئی ایم ایف کے بھی ہیں، ہمارے اپنے۔
रूस से सस्ते तेल के मामले पर पीडीएम हुकूमत ने 14 माह टाल मटोल से काम लिया। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर की हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखते हैं कि सस्ते तेल की पहली कार्गो गुज़श्ता साल अप्रैल में मौसूल करनी थी। माजी में कहते थे ये तेल हमारी रिफाइनरीज में चल नहीं सकता, आलमी दुनिया पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगा देगी। मैं बार बार कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी हुकूमत के साथ बातचीत पर अमल किया जाता तो अरबों डॉलर्स का फ़ायदा पहुंचता और आवाम पर महंगाई का बोझ कम होता। अब 14 माह के बाद डिस्काउंट भी कोई ख़ास नहीं मिला। उन्होंने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करने का अज़्म किया हुआ है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 21% बरकरार। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक इक़दाम कर रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल और मई में महंगाई के अदादोशुमार 38% बुलंद सतह पर रहे। जून और इसके बाद इसमें कमी आने का इम्कान। सख्त ज़री मौक़िफ़, मुल्की गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खातों पर मुसलसल दबाव है। 2023 में GDP शरह नमू खासी सुस्त 0.3 हो गई है, जो 2022 में 6.1% थी। ज़रई शोबे के नमू गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कमज़ोर है। ताहम गन्ने और गंदम की बम्पर फसलों और गल्लाबानी के शोबे में मजबूत नमूने कपास और चावल की फसलों को सैलाब से होने वाले नुकसानात की बड़ी हद तक तलाफी कर दी है। उधर सीटीडी सिंध और हिसास अदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके असलहा और बम बरामद कर लिए हैं। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त के लिए कुमैल हैदर आबदी, हादी रजा जैदी और जहूर अब्बास जैदी के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 6 पिस्तौल, 3 ग्रेनेड और गोलियां बरामद हुई हैं। मुलजमान शहर के अहम हसास इदारों, सरकारी इमारतों और गैर मुल्की सफारत खानों को निशाना बनाने वाले थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान हसास इदारों की रैकी मुकम्मल कर चुके थे। भारत पाकिस्तान नहीं आता ना आए, ताहम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने भारत जरूर जाना चाहिए। भारत को भारत में फेंटी लगाकर वापस आएंगे। इन ख्यालात का इजहार मारूफ क्रिकेटर और शोहरे आफाक तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की स्पोर्ट्स वैली में शोएब अख्तर इनक्लेव के इफ्तिताह के मौके पर किया। कहा कि पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद के फाइनल में वर्ल्ड कप पकड़ सकती है। जल्द ब्रेटली समेत आलमी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में मौजूद होंगे। शोएब अख्तर ने दावा किया कि अगस्त में स्पोर्ट्स वैली के हवाले से बहुत बड़ी खबर सुनेंगे और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स यहां आपके साथ खड़े होंगे। सेवन वंडर सिटी इनक्लेव के नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है। GFS बिल्डर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव इरफान वाहिद ने फीता काट कर सेवन वंडर सिटी इनक्लेव के नए ऑफिस का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर अमायदीन शहर के अलावा आवाम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की है। GFS की वाहिद का कहना था कि हमारा अज़म अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज मुहैया करना है। हम माजी से अपने कस्टमर्स को वक्त पर डिलीवरी के साथ बेहतरीन सर्विस मुहैया कर रहे हैं, इसलिए शहरी GFS बिल्डर्स पर एतमाद करते हैं। उनका मजीद कहना था कि सेवन वंडर सिटी इनक्लेव मलीर कैंट से चंद मिनट के फासले पर है और आबादी के इंतहाई करीब होने के बावजूद 80 से 120 गज के प्लाट्स कम कीमत और इंतहाई आसान इकसात पर दस्तयाब हैं। इस मौके पर शहरियों की जानिब से GFS बिल्डर्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। कराची के मुस्तहिक नौजवानों को जनूबी अफ्रीका के बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। शहर कायद में 2 रोज़ा नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। कराची के TMC क्रिकेट ग्राउंड में टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मजमूई तौर पर 60 लड़कों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, जिसमें से 15 को जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग दी जाएगी। हेड सेलेक्टर शादाब कबीर ने पहले रोज़ प्रोग्राम का मुआयना किया और मौजूद टैलेंट से खूब मुतासर हुए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि प्रोग्राम के तहत नौजवानों में क्रिकेट का छुपा टैलेंट सामने आएगा, जो इनको आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोहदा को पूरे फौज एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान से, जिसके इलाके मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। सीनियर हाजिर और सर्विस रिटायर्ड अफसरान और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलज़मान की शनाख्त का सिलसिला जारी है। GHQ पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त कर ली गई है। राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है और डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, दूसरों को भी उकसाता रहा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलज़मान की शनाख्त का सिलसिला जारी। GHQ पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम की शनाख्त। GHQ पर हमले में मुलविस मुलजिम की शनाख्त राजा दानिश वहीद के नाम से की गई, जो रावलपिंडी का रिहायशी है और हमले के वक्त लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। मुलजिम खुद भी डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। मुलजिम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव किया और पेट्रोल बम फेंकने में भी राजा दानिश वहीद सफ़े अव्वल में रहा। शनाख्त के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान से प्यार, पाक फौज को सलाम। कौमी क्रिकेट टीम के सितारों का अफवाज पाकिस्तान और शहदा को खिराज अकीदत। शहदा की हुर्मत पर कोई आँच न आने देने के आज़म का इयादा किया। शाहिद आफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि शहदा को भूलने वाली कौमों का तारीख में कोई नाम नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी रग रग में है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोधा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोधा का खून हम सब पर कर्ज है। वतन अजीज़ के तमाम शोधा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा, बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए, बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने एक और अहम संग मील तय कर लिया है। NLC के ट्रक्स का काफिला तजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान पहुंच गया है। ये कामयाबी इलाकाई राब्तों को बढ़ाकर वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने का मिशन NLC ने एक और अहम संग मील तय कर लिया। ट्रकों का काफिला तजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान पहुंच गया। काफिला कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर से तजारती सामान लेकर रवाना हुआ था। इंटरनेशनल लोड ट्रांसपोर्ट से ट्रांजिट से कीमती ज़र मुबादला की बचत और ट्रांजिट के वक्त में 70 से 80% की नुमायां कमी होगी। TIR ऑपरेशन सरहदों पर ट्रकों के तबादले की जरूरत को खत्म करते हुए वन विंडो हल, डैमरेज चार्जेस खत्म और सरहद पार तजारत से वाबस्ता अवामी मसाइल को दूर करता है। दो तरफा ट्रांसपोर्ट मुआहदे के तहत पहली बार पाकिस्तानी ट्रक काज़ाख्स्तान में दाखिल हुए। 1995 में किए गए मुआहदे पर 2 साल अमल किया गया। बैनुल-अक़वामी रोड यूनियन काज़ाख्स्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने और तीनों ममालिक की कारोबारी बरादरी ने ज़मीनी रास्ते सामान की तरसील को खुशाइन करार देते हुए NLC को खराज तहसीन पेश किया। इस निज़ाम के निफाज से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वापसी पर ट्रकों का काफिला दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुज्जाज की सऊदी अरब आमद। 66,847 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब में पहुंच गए। आज 10 हज परवाज़ों से मज़ीद 3,044 सरकारी आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। फ़्लाइट ऑपरेशन 21 जून तक जारी रहेगा। 304 पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर मुश्तमिल हज मेडिकल मिशन आज़मीन हज को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। मक्का और मदीना में मरकज़ी अस्पताल, 9 डिस्पेंसरीज और फर्स्ट एड टीमों के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। तर्जमान मजहबी उमूर के मुताबिक 25,000 आज़मीन हज की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्नह की ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है। हरम गाइड्स ने 51,000 से ज़ायद आज़मीन हज को दुरुस्त रास्ते की समत रहनुमाई की। आज़मीन हज की रिहाइशगाहों पर सऊदी पोस्ट के जरिए कुर्बानी को कोपन की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। बात करेंगे बड़ी ईद की तैयारियों के हवाले से। तो बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, शहरी भी मिशन मंडी पर निकल पड़े।
मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मंडी में 3 लाख जानवर जो है मौजूद हैं और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में खूबसूरत गायें, बैल, बकरे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी की रौनकें उरूज पर, शहरी भी मिशन मंडी पर निकल पड़े। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मंडी में 3 लाख जानवर पहुंच गए। मुख्तलिफ ब्लॉक्स में खूबसूरत गाय, बैल, बकरे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। चीजें महंगाई हुई है, उस हिसाब से जानवर भी महंगा होगा, खिलाई पिलाई महंगी होगी। बाकी जानवर तो सब मुनासिब कीमत में है, हर नस्ल का जानवर इधर मिलेगा। व्यापारी और जानवरों को पानी की सहूलियात के अलावा रात में हैवी जनरेटर के जरिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। शहरियों और खरीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि मानसून बारिशों और तूफानी हवाओं से निपटने के लिए कैटल मंडी इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। और आखिर में आपको बताएंगे कि सुरों के उस्ताद ख्यालो ठुमरी में अपनी मिसाल आप। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को बिछड़े 11 साल बीत गए। उन्होंने जो गाया फिर वैसा कोई दूसरा ना गा सका। गलों में रंग भरे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे जैसी गज़लों को आफाकी बनाया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।